हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री राजपूत और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूं केंद्रक की संरचना। तो सबसे पहले हम आउटलाइन बना लेंगे। आउटलाइन में लिखेंगे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, दूसरा नंबर, तीसरा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में पहला लिखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमेटिन नेट, चौथा न्यूक्लियोलस और चौथा है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। केंद्रक कोशिका की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण का कार्य करता है, इसलिए इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोलिंग रूम भी कहते हैं। सर्वप्रथम सन 1700 में लीवेनहॉक ने साल्वन नामक मछली के रुधिर कोशिका में केंद्रक को देखा था, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 में इसे प्रस्तुत किया। इसलिए रॉबर्ट ब्राउन को केंद्रक का खोजकर्ता माना जाता है। हैमरलिंग ने बताया कि केंद्रक एवं केंद्रक के अंदर स्थित पदार्थ ही आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं एवं लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी नियमन करते हैं। दूसरा संख्या नंबर। साधारणतः एक कोशिका में केवल एक केंद्रक पाया जाता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में 2 या 2 से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। जैसे पैरामीशियम में 2 केंद्रक पाए जाते हैं और ओपेलाइना में 2 या 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक सभी यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कुछ जीवित कोशिकाएं जैसे स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में अनुपस्थित होता है। केंद्रक का आकार एवं आकृति, शेप एंड साइज। सामान्यतः केंद्रक गोलाकार या अंडाकार होता है। केंद्रक की आकृति के बारे में कुछ निश्चित नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इसका आकार कोशिका द्रव के बढ़ने से बढ़ता है और कोशिका द्रव का आयतन घटने से घटता है। अतः केंद्रक की आकृति कोशिका द्रव्य पर निर्भर करती है। केंद्रक की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। संरचना के आधार पर केंद्रक को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा क्रोमेटिन नेट और चौथा न्यूक्लियोलस। ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का है। सबसे ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, फिर आउटर मेम्ब्रेन। यह बाहरी झिल्ली होती है जो लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और इसके अंदर भीतरी झिल्ली होती है जो फाइब्रस लैमिना की बनी होती है, और इन दोनों झिल्लियों के बीच में एक खाली स्थान जगह पाया जाता है जिसे पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। इन झिल्लियों के बीच में छिद्र पाया जाता है। इन छिद्र को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। इसमें चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है जो प्रोटीन, लिक्विड अम्ल और फास्फोरस से बना होता है। क्रोमेटिन नेट। क्रोमेटिन नेट में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लियोलस, इसे छोटा केंद्रक भी कहा जाता है। केंद्रकी झिल्ली या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यह न्यूक्लियोप्लाज्म को चारों ओर से ढका रहता है। यह 2 झिल्लियों का बना होता है। पहला आउटर मेम्ब्रेन। बाहरी झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है, इसमें राइबोसोम लगे होते हैं। दूसरा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन फाइब्रस लैमिना की बनी होती है। पेरिन्यूक्लियर स्पेस। दोनों झिल्लियों के बीच खाली स्थान होता है जिसे पेरिन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। न्यूक्लियर पोर। झिल्लियों के बीच बीच में छिद्र होते हैं जिसे केंद्रकी छिद्र या न्यूक्लियर पोर कहते हैं। केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म, यह कैरियोलिफ के नाम से भी जाना जाता है।
यह न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा पारदर्शी कणिका युक्त पदार्थ के रूप में पाया जाता है। यह चिपचिपा पदार्थ होता है। यह प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और फास्फोरस एंजाइम एवं खनिज लवणों का बना होता है। दूसरा, क्रोमैटिन जाल या क्रोमैटिन नेट। इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए व आरएनए मुख्य रूप से पाए जाते हैं। यह प्रोटीन के मिश्रण से बना होता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। यह कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर मोटे धागे के समान हो जाते हैं जिसे गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमैटिन के धागे का ही जाल क्रोमैटिन नेट या क्रोमैटिन जाल होता है। क्रोमैटिन पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला, यूक्रोमैटिन। ये वे भाग हैं जो धागेनुमा क्षारीय रंजकों द्वारा अभिरंजित होते हैं। इनमें डीएनए की मात्रा अधिक होती है, अतः आनुवांशिक रूप से क्रियाशील होते हैं। दूसरा, हेटेरोक्रोमैटिन। ये अभिरंजित करने पर गहरे रंग में अभिरंजित हो जाते हैं। ये आनुवांशिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस। इसे छोटे केंद्रक भी कहा जाता है। यह केंद्रक में एक गोलाकार आकृति के रूप में होता है। केंद्रिका की आकृति कोशिका के क्रियाओं के अनुसार बदलती रहती है। केंद्रिका मुख्य रूप से आरएनए एवं नॉन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। केंद्रिका को संरचना के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, मैट्रिक्स। दूसरा, फाइब्रोसा पार्ट। तीसरा, ग्रेन्युलोसा पार्ट और चौथा, क्रोमैटिड पार्ट। यह संरचना केंद्रिका है। मैट्रिक्स में लिक्विड भरा होता है जो प्रोटीन का बना होता है और धागे समान संरचना दिखाई दे रही है जो ग्रेन्युलोसा है, और दाने समान संरचना फाइब्रोरोसा, और क्रोमैटिड में डीएनए और आरएनए पाया जाता है। पहला, मैट्रिक्स। यह केंद्रिका का तरल पदार्थ होता है तथा प्रोटीन का बना होता है। इसी में केंद्रिका के अन्य भाग स्थित होते हैं। दूसरा, फाइब्रोसा या दानेदार भाग। यह धागे समान या रेशेदार संरचना होती है। यह भाग आरएनए या प्रोटीन से बना होता है। तीसरा, ग्रेन्युलोसा भाग। ये दाने के समान संरचना होती है। ये केंद्रिका का परिधि भाग होता है। यह भी आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। चौथा, क्रोमैटिड भाग। इसमें डीएनए व आरएनए मुख्य रूप से पाए जाते हैं। केंद्रिका के चारों ओर क्रोमैटिड का आवरण पाया जाता है। केंद्रिका के कार्य। केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण अंग है। यह आरएनए का संग्रहण तथा राइबोसोम का निर्माण करती है। केंद्रक कोशिका की वृद्धि को निर्धारित करती है। प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करती है। कोशिका के अन्य अंगों के निर्माण में सहायक होते हैं। Thanks for watching this video.